हेलो एस्पिरेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारी एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 18 है। जैसे कि आपने लास्ट पार्ट में देखा था, हमने ओबीजी के कुछ क्वेश्चन किए थे मिडवाइफरी नर्सिंग के। आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि डायरेक्टली आपके नर्सिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिस्ट्रक्शन के। आज का पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द एवरेज एडल्ट। अब देखो, एडल्ट ह्यूमन बॉडी में हमको वाटर का परसेंटेज पूछा गया है। यहां पे आपको क्वेश्चन से क्या पता चलेगा, कीवर्ड्स को पकड़ो। एडल्ट ह्यूमन बॉडी, दैट मीन्स एडल्ट अगर इसने पूछा है, इसका मतलब ओल्डर में कुछ और होगा, है ना, यंगर में कुछ और होगा, उसके बाद एल्डर में कुछ और होगा। तो इस तरह से तो क्वेश्चन आपका है कि कितना वाटर कंटेंट होता है, तो आपको मैं डायरेक्टली आंसर तो बता दूंगा, बट ये वाला जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा के एग्जाम में पूछा जाता है। और क्या क्या एस्पेक्ट्स इससे आएंगे, इंटरसेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, है ना, वो सारी चीजें मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं इसका आंसर आपको मैं बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, 60% जो है वाटर इनटेक होता है बॉडी में। तो जो परसेंटेज ऑफ वाटर इन द एवरेज एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज 60%। अब हम समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ध्यान से स्लाइड को देखेंगे। तो सबसे पहला गोल्डन पॉइंट जो है आपके लिए वो क्या है, अ हेल्दी एडल्ट मेल कंटेन 60%। तो यहां पे आपको किसका पता चला, पहले तो हेल्दी मेल का पता चला कि कितना होता है, 60% होता है। उसके बाद ओल्डर एडल्ट की अगर मैं बात करूं तो 55% होता है। अब यहां पे तो इसने क्वेश्चन एडल्ट मेल से पूछा था, अगर ओल्डर एडल्ट से पूछे तो 55% होता है, अगर फीमेल से पूछे, एडल्ट फीमेल से, तो 55% सेम, ठीक है। और यहां पे देखो अब मेन चीज कि इन्फेंट में अगर पूछे तो इन्फेंट में 80%, मतलब मेजोरिटी वाटर जो है इन्फेंट में सबसे ज्यादा वाटर होता है, ठीक है। समझ आ गया, 80% वाटर और फ्लूइड, क्लियर। 80% वाटर और फ्लूइड ऑफ टोटल बॉडी वेट। तो टोटल बॉडी वेट के कंपैरिजन में अगर हम बात करेंगे मेल की, एडल्ट मेल की, तो 60% वाटर कंटेंट होता है। अगर हम ओल्डर एडल्ट की बात करें तो 55% होता है। अगर एडल्ट फीमेल से क्वेश्चन आए तो 55%। अगर मैक्सिमम वाटर पूछे, मैक्सिमम वाटर और फ्लूइड ऑफ टोटल बॉडी वेट पूछे, तो हमेशा आंसर इन्फेंट होता है, जिसमें कि 80% फ्लूइड इंटेक पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अमंग दिस फ्लूइड 2/3, मतलब अगर 2/3 की बात करें, हम 2/3 फ्लूइड की बात करें, जो कि कितना होता है, जो कि 66% होता है, ठीक है। 66% होता है इनटू इंट्रासेलुलर, कहां पे है ये, इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में। इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट क्या हुआ, ध्यान से समझेंगे इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट को, इजी है काफी। देखो ये सेल है, सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है, फॉर एग्जांपल क्या फ्लूइड होता है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है ना, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। और जो भी अंदर लिक्विड, सेल के अंदर जो भी फ्लूइड होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड, जिसको हम शॉर्टकट में ICF बोलते हैं, ठीक है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। और अब इसी सेल, ये सेल जो है कहां होगी, एक टिश्यू होगा, क्लियर। ये एक टिश्यू मान के चलो, इस टिश्यू के अंदर बहुत सारी सेल्स हैं, ठीक है, बहुत सारी सेल्स हैं। जैसे ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है ना, ये इतनी सारी सेल्स हैं। अब इन सेल्स के अंदर भी लिक्विड भरा होगा, इन सेल्स के अंदर ये लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड भरा हुआ है इन सेल्स के अंदर। इस डायग्राम से आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल को ही हम टिश्यू का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये क्या बनाया, तो ये मैंने एक टिश्यू बना दिया है, ठीक है, ये एक टिश्यू है, इसमें बहुत सारी सेल्स हैं। अब ये सेल्स के अंदर जो फ्लूइड है, जो इन सेल्स के अंदर फ्लूइड है, इसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। यहां तक बात क्लियर हो गई। बट इन सेल्स के बाहर भी एक फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, इन सेल्स के बाहर भी एक फ्लूइड भरा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे फ्लूइड भरा होगा, ठीक है। ये जो फ्लूइड मैं बना रहा हूं रेड कलर या पिंक कलर से, ये कौन सा फ्लूइड है, सेल के बाहर मींस एक्स्ट्रा, सेल के अंदर मींस इंटरा, ठीक है। सेल के बाहर है तो इसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो ठीक है, फ्लूइड दो तरह का हो गया, फ्लूइड दो तरह का हो गया। सेल के अंदर अगर है तो बोलेंगे इंट्रासेलुलर फ्लूइड, सेल के अंदर है तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड, सेल के बाहर है तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। तो यहां पे जो अब ये सेकंड पॉइंट है आपका, ये वाला जो सेकंड पॉइंट है, इसमें इंट्रासेलुलर फ्लूइड की डिस्कशन है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की डिस्कशन है। सबसे पहले आपको ये चीज तो क्लियर होगी कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जो सेल के अंदर होता है, जैसे साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, और एक्स्ट्रा सेलुलर वो फ्लूइड जो सेल के बाहर होता है, मतलब सेल के बाहर वाली तरफ होता है, उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। अब समझते हैं कि इस पॉइंट में ये पॉइंट हमको क्या बताना चाहता है। तो ठीक है, इसको रब कर लेते हैं एक बार और समझते हैं कि हमको ये पॉइंट क्या बता रहा है। तो ध्यान से देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। ध्यान से देखो क्या लिखा है पॉइंट में। तो देखो क्या कह रहा है हमको पॉइंट, अमंग दिस फ्लूइड 2/3, ये जो टोटल फ्लूइड होता है बॉडी में, उसका जो 2/3 हिस्सा है, ठीक है, मतलब 66% जो पोर्शन है प्रेजेंट इनटू इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट, मतलब 66% जो है वो कहां है, इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में होता है, मतलब इनसाइड दी सेल, सेल के अंदर। एंड 1/3, और जो बचा हुआ 33% है वो कहां होता है, प्रेजेंट इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट, मतलब आउटसाइड द सेल। दैट मींस ये अगर एक बॉडी है, ये अगर एक बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी में जो सेल्स हैं, सेल के अंदर जो फ्लूइड है वो 66% है, ठीक है, मतलब 2/3% मेजर पार्ट सेल्स के अंदर। और सेल के बाहर वाला जो फ्लूइड है ये कितना है, ये 1/3 है, मतलब 33% फ्लूइड है। क्लियर। अब ये डायग्राम समझाने के लिए थी, यहां पे आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मतलब
जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड ज्यादा होता है एक बॉडी में या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, तो याद रखना हमेशा कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड ज्यादा होता है। कितना होता है? 66%। ऐसे करके भी पूछ सकता है या 2/3 ऐसे करके भी पूछ सकता है। और अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात करें तो ये कितना होता है? ये 33% होता है। क्लियर? ये 33% होता है या 1/3 करके ऐसे पूछ सकता है। तो दोनों एस्पेक्ट से आपको आंसर आ जाना चाहिए। अब मैं इस छोटी सी चीज को इतना ज्यादा क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बेसिक से क्वेश्चन जब फंसते हैं वहां पे हम एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका क्या आंसर था, क्योंकि जो टफ क्वेश्चन है उनके आंसर्स लगभग आपको सटीक आ ही जाते हैं, क्योंकि वो आपने बहुत ध्यान से अच्छे से पढ़ा होता है। बट जो बेसिक चीजें होती हैं उनको आप ऊपर से पढ़ते हो और मैक्सिमम गलतियां बेसिक क्वेश्चन में ही करने के चांसेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं अब क्या लिखा है। जो थर्ड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट होप सो आपको क्लियर होगा, सेकंड भी क्लियर होगा। थर्ड गोल्डन पॉइंट या बुलेट पॉइंट क्या है? Among extracellular fluid, अब ये जो extracellular fluid था, जो ये ECF था, extracellular fluid, इस extracellular fluid के अंदर अगर हम बात करें, इस extracellular fluid में जो कि 66% या 2/3 है, ठीक है, जो कि extracellular fluid सॉरी जो कि 33%, जो कि 1/3 है extracellular fluid, इसका जो 80% है, ठीक है, इसका जो 80% है प्रेजेंट इनटू इंटरस्टिशियल स्पेस। ये कहां पे प्रेजेंट है? इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट है। मतलब कौन सी होगी अब ये इंटरस्टिशियल स्पेस? सिंपल है, सेल के बाहर वाली स्पेस, टिश्यू के अंदर, सेल के बाहर। दैट मींस ये मैंने आपको बताया था, ये मैंने टिश्यू बनाया था, ये मैंने सेल्स बनाई थी, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स को ही हम टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। ये एक टिश्यू है, ये पूरा एक टिश्यू है, ठीक है, और ये छोटी छोटी क्या है इसके अंदर? सेल्स हैं। सेल्स के अंदर वाले फ्लूइड को हमने क्या बोला था? इंट्रासेलुलर फ्लूइड। सेल के बाहर वाले फ्लूइड को एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। अब वो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, अब ये जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड मैं बना रहा हूं, ये जो बाहर ये फ्लूइड मैं ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाला जो फ्लूइड है ये क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। बट ये कौन सा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है? ये है इंटरस्टिशियल स्पेस वाला, ठीक है। तो मतलब अमंग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड 80% प्रेजेंट इनटू इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस ये वाली हो गई, दो सेल्स के बीच में। देखो ये दो सेल्स हैं, ये सेल्स के बीच में, यहां पे देखो ये एक सेल, ये एक सेल, ये बीच में स्पेस जो है इंटरस्टिशियल स्पेस। ये एक सेल, ये सेल, ये जो बीच में स्पेस है ना, ये जो खाली जगह है, इसी को क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस। कौन सी होगी? इनसाइड टिश्यू, टिश्यू के अंदर, बट आउटसाइड ऑफ सेल एंड वेसल। सेल के बाहर, वेसल्स के। अब यहां पे अगर ब्लड वेसल्स भी बीच में होंगी ना, याद रखना, यहां बीच में अगर देखो यहां ब्लड वेसल्स भी हो सकती हैं, बट इन ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड लिक्विड चल रहा है वो कभी भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड वाला नहीं होगा। इंटरस्टिशियल फ्लूइड मतलब ब्लड वेसल्स के बाहर, ठीक है, सेल्स के बाहर, लेकिन एक टिश्यू के अंदर वाला जो फ्लूइड है उसकी बात हो रही है, ये होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इतने बेसिक इस तरीके से मैंने आपको बता दिया, अब आपको कभी नहीं भूलोगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क्लियर? बेसिक में कभी कंफ्यूजन मत रखो, ठीक है। अब इस पॉइंट को और समझते हैं, क्या लिखा है इस पॉइंट में, अच्छे से इसको डिकोड करते हैं। क्लियर? तो देखो क्या बोल रहा है ये, अमंग एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड 80% इनटू इंटरस्टिशियल स्पेस। अब मैंने इंटरस्टिशियल स्पेस आपको समझा दिया क्या है, तो देखो क्या लिखा है, इनसाइड टिश्यू बट आउटसाइड ऑफ सेल एंड वेसल्स। क्लियर? 80% तो हो गया इंटरस्टिशियल स्पेस वाला, और जो 20% है, 20% प्रेजेंट इनटू ब्लड प्लाज्मा। बाकी जो 20% बचा, ये तो हो गया 80% कहां हो गया? इंटरस्टिशियल स्पेस में, ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस में। अब जो बाकी रिमेनिंग 20% बचता है वो कहां पे होता है? ये जो रिमेनिंग 20% है ये प्रेजेंट होता है ब्लड प्लाज्मा में। कहां पे प्रेजेंट होता है? ब्लड प्लाज्मा में, लिम्फ में, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा में, लिम्फ में, एंड माइनर अमाउंट इनटू सीएसएफ। मतलब कहां कहां? ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, मतलब जो ब्लड है उसमें, ठीक है, लिम्फ। अब ये लिम्फ होप सो आपने बिल्कुल पढ़ा होगा जरूर, जब आपने नर्सिंग किया, जब आपने जीएनएम किया, कोई भी पैरामेडिकल का कोर्स किया होगा, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में बहुत बेसिक चीजें पढ़ाई जाती है। ब्लड प्लाज्मा हो गया, लिम्फ हो गया, ठीक है, और सीएसएफ क्या हो गया? सीएसएफ हो गया सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। मुझे जल्दी से कमेंट में बताएंगे ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहां पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। मैं हिंट देता हूं, अर्कनाइट, बस। अब मुझे बताओ कहां पे, अब मैंने नाम बता दिया एग्जैक्टली, मुझे बताओ उस जगह को क्या बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हो गया साइनोवियल फ्लूइड। अब ये साइनोवियल फ्लूइड कहां होता है? ये अगर दो बोन्स हैं, इन दो बोन्स को जोड़ते हैं, जॉइंट के पास में एक फ्लूइड होता है, उसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। जब हम बोन्स वाले क्वेश्चन करेंगे, जब हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को समझेंगे, वहां पे मैं साइनोवियल फ्लूइड को और ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। अब पेरिकार्डियल फ्लूइड नाम से पता चल रहा है, कार्डियल मतलब हार्ट, ठीक है, ये अगर हार्ट है, हार्ट की लेयर, यहां बीच में जो फ्लूइड होता है, हार्ट की मसल्स के बीच में जो यहां पे फ्लूइड होता है, बाहर जो वॉल्व में बीच में फ्लूइड होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। यहां पे प्लूरल फ्लूइड दिया है, प्लूरल फ्लूइड नाम पता चल रहा है, प्लूरा मींस लंग्स, तो ये लंग्स के बीच में, ये लंग्स की यहाँ पे लेयर है, ठीक है, आउटर लेयर, इनर लेयर। इस आउटर लेयर इनर लेयर के बीच में यहाँ पे फ्लूइड होता है। ये जो फ्लूइड में डॉटेड बना रहा हूँ, देखो ब्लू कलर से बनाना स्टार्ट कर दिया, ये जो डॉटेड में फ्लूइड बना रहा हूँ, इसी को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल स्पेस बोलते हैं, और पेरिकार्डियल स्पेस में ही भरा होता है, सॉरी पेरिकार्डियल नहीं, प्लूरल स्पेस बोलते हैं, और इसी में भरा होता है प्लूरल फ्लूइड भरा होता है। तो मतलब ये जो 20% रिमेनिंग बचा उसमें क्या क्या है?
तो उसमें सबसे पहले आ जाता है आपका, उसमें सबसे पहले आ जाता है ब्लड प्लाज्मा। सबसे पहले क्या आ जाता है? ब्लड प्लाज्मा आ जाता है सबसे पहले। क्लियर? सबसे पहले ब्लड प्लाज्मा आ जाता है। और क्या आता है? लिम्फ आता है। और क्या आता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आता है। और क्या आता है? साइनोवियल फ्लूइड आता है। और क्या आता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड आता है। और क्या आता है? प्लूरल फ्लूइड आता है। अब जो ये स्लाइड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यहां से काफी सारे क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमको? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो है वो क्या कह रहा है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंक्लूडिंग फॉलोइंग। मतलब अभी हमने बात की ईसीएफ की, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की, अभी हमने समझा। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ये सब आते हैं एक्सेप्ट एक को छोड़ के। तो चलो सबसे पहले समझते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। हमने पहले पकड़ना है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या क्या आता है। मतलब हमने यहाँ पे सिंपल सा ये क्वेश्चन जो एक्सेप्ट बोल रहा है, मतलब हमको आईसीएफ पकड़ना है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड पकड़ना है, वही आंसर होगा। क्लियर? ठीक है, तो चलो। क्या ब्लड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है? बिल्कुल होता है सर। क्या प्लाज्मा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है? हाँ होता है। क्या लिम्फ होता है? तो बिल्कुल होता है। क्या साइनोवियल फ्लूइड एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है? अभी हमने पढ़ा, बिल्कुल होता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड बिल्कुल हमने अभी पढ़ा। प्लूरल फ्लूइड बिल्कुल हमने पढ़ा। ये सब ये वही 20% की तो बात थी। क्या फ्लूइड विद इन द सेल? तो ये तो सीधा आईसीएफ की डेफिनेशन आ गई ना इंट्रासेलुलर फ्लूइड की। तो दैट मीन सी इज द करेक्ट आंसर। बट चलो हमेशा याद रखना, कभी भी अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा और ऑप्शन में बी ही आपको पता चल गया तो क्या आप सी और डी को नहीं देखोगे? हमेशा चारों ऑप्शन को देखना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन होते हैं उसमें 2 ठीक होते हैं। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे ऑप्शन बी भी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है, फिर क्या सर दोनों को टिक करें? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने क्या करना है? मोस्ट एप्रोप्रिएट, मोस्ट रिलेवेंट, मोस्ट रिलायबल, मोस्ट एक्सेप्टेबल आंसर की ओर हमको जाना होता है। जो ज्यादा करीब हो आंसर के उसकी तरफ जाना होता है, जो ज्यादा सही हो आंसर तो उसको टिक करना होता है। क्लियर? तो हमेशा चारों ऑप्शन हमने पढ़ना है। तो वैसे ही अब हम यहां पे भी समझेंगे। फोर्थ क्या है? सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। बिल्कुल सर, ये तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। ठीक है, एंड फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस, एग्जैक्टली ये भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। तो इसका आंसर क्या था? सी। काफी इजी क्वेश्चन था। इस तरह से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच लगानी है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफी इजी क्वेश्चन है ये भी, तो देखो समझो जरा, थोड़ा सा ट्रिकी है, आ चुका है एग्जाम में। और ये जितने भी मैं फंडामेंटल के क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं, नेशनल लेवल के नर्सिंग एग्जाम्स में, हर जगह, एसजीपीजीआई में, डीएसएसबी में। अब यहां पे क्या है ना, मैं एग्जाम्स को डायरेक्टली मेंशन नहीं कर रहा हूं कि कौन कौन से एग्जाम में पूछा है, बट ये सारे एग्जाम्स के ही पीवाईक्यू उठा के मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कैसे बना है। विच अमंग फॉलोइंग टाइप ऑफ पीपल हैव हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन दियर बॉडी। हमको इनमें से पहचानना है कि इनमें सबसे ज्यादा, इनकी बॉडी में सबसे ज्यादा वाटर कहां पाया जाएगा। ठीक है, किन के अंदर सबसे ज्यादा वाटर होता है। तो आपके दिमाग में मुझे पता है कि इन्फेंट आ रहा होगा, क्योंकि इन्फेंट 80% फ्लूइड हमने पढ़ा था। तो देखो ऑप्शन में इन्फेंट है क्या? नहीं नहीं सर, ऑप्शन में तो इन्फेंट ही नहीं है। आप क्या आंसर दें? फंस गए ना यहाँ पे? देखो बिल्कुल नहीं फंसे हैं। इसका भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि इस तरह का क्वेश्चन जो भी आएगा आप सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहला हमारे सामने क्या है? ऑप्शन फैट मैन। तो बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि हाँ मोटा इंसान है, इसमें पानी तो ठीक ठाक होगा, इस पे टिक करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, फैट मैन में नहीं होता है। फैट मैन नहीं तो वुमेन कहां से? ये भी नहीं आएगा। क्या लीन वुमेन में या लीन मैन में? तो याद रखना लीन मैन इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका जो रैशनल है वो थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक पॉइंट आप एक बार पढ़ लोगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्या यहां पे क्या पॉइंट है? तो याद रखो, प्रोपोर्शन ऑफ वाटर लोअर इनटू, किन किन में कम होता है वाटर का प्रोपोर्शन, किन किन में कम होता है। तो सबसे पहले आ गया वुमेन। ठीक है, उसके बाद ओबीज। ठीक है, ओबीज ओल्डर एडल्ट। जो ओबीज ओल्डर एडल्ट है, मोटे जो एडल्ट हैं, ओबीज हैं, ओल्डर एडल्ट हैं, उनमें वाटर कम होता है। और हायर किन में होता है? हायर इनटू चिल्ड्रन में, जैसे कि इन्फेंट 80% इन्फेंट में होता है, और लीन पर्सन में। ठीक है, लीन पर्सन में। और लीन पर्सन में भी अगर आपको मैन और वुमेन का कंपैरिजन कहा जाए तो हमेशा याद रखना मैन में, लीन मैन में ज्यादा वाटर कंसेंट्रेशन होती है। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन काफी सिंपल है स्क्रीन पर, तो देखो द क्लाइंट मोस्ट एट रिस्क। अब ये रिस्क के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है हमको। ये कह रहा है कि एक क्लाइंट है जो मोस्ट रिस्क है, किसके लिए? फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट इज है। अब फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, किसमें फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट का खतरा है सबसे ज्यादा? मतलब डिहाइड्रेशन किसमें सबसे जल्दी हो सकती है? डिहाइड्रेशन, सिंपल सी बात है, हमारे पास कुछ पेशेंट्स हैं, हमको किन पेशेंट्स को ज्यादा ध्यान देना है डिहाइड्रेशन के लिए? इस तरह का क्वेश्चन पूछा है इसने, डिहाइड्रेशन का रिस्क। क्या फीमेल के लिए? यहां पे ना बहुत सारे बच्चों को इन्फेंट लगेगा कि इन्फेंट तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि 80% वाटर है तो इसमें टेंशन ही नहीं है, 80% वाटर भरा पड़ा है, इसको क्या जरूरत है? ठीक है ना, इस तरह से सोचोगे। बट नहीं, याद रखना इसका आंसर ही इन्फेंट आएगा, क्योंकि इन्फेंट जो चाइल्ड होते हैं, लगभग 4 साल से नीचे के बच्चे, उनकी किडनी उतनी ज्यादा मैच्योर नहीं होती है जो प्रॉपर वाटर बैलेंस को बनाए रखे, और स्किन में सबक्यूटेनियस टिश्यू भी नहीं होते हैं। चलो रैशनल आगे अगली स्लाइड पे मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, इसका आंसर मैं आपको पहले बता देता हूं। इसका आंसर आएगा इन्फेंट। ठीक है,
क्लियर। अब इसका रैशनल समझते हैं। ये वाली जो स्लाइड है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एक एक पॉइंट को, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनो। यहां से इस स्लाइड से क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्वेश्चन बनने के चांसेस पूरे हैं, ठीक है। और इस तरह के ही ट्रिकी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ट्रिकी कहूंगा मैं इनको, टफ नहीं है, ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आपके बेसिक्स फंडामेंटल क्लियर हैं, अगर आप कॉन्शियसली अपने पेपर को देखोगे, है ना, ध्यान से देखोगे, कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ, तो इजीली आंसर बन जाएगा। तो चलो पॉइंट समझते हैं। याद रखना, इन्फेंट आर मोर प्रोन टू डिहाइड्रेशन। इन्फेंट्स जो हैं वो मोर प्रोन है, फ्रीक्वेंटली उनमें डिहाइड्रेशन होती है। क्यों? बिकॉज इमेच्योर वाटर कंजर्विंग ऑर्गन, ठीक है। जो वाटर कंजर्विंग ऑर्गन हमारा किडनी है, यही इमेच्योर है, ठीक है। इमेच्योर किडनी की वजह से होता है। एंड हैविंग हायर सरफेस एरिया, जितनी छोटी बॉडी उतना हाई सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया हाई है तो मतलब एवोपरेट, जो एवोपरेशन का रेट होगा वो भी ज्यादा होगा। क्लियर, समझ आ गया। तो देखो क्या लिखा है यहां पे, इन्फेंट आर मोर प्रोन टू डिहाइड्रेशन। इन्फेंट जो है मोर प्रोन है डिहाइड्रेशन के लिए, बिकॉज इमेच्योर वाटर कंजर्विंग ऑर्गन, जिसको हम किडनी कहते हैं, एंड हैविंग हायर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम एरिया। वॉल्यूम एरिया, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो इसमें जो है, जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वॉल्यूम। इसकी वजह से भी वाटर लॉस ज्यादा होता है, ठीक है। देयर इज ऑल्सो इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू फ्लूइड। अब यहां पे देखो, जो ससेप्टिबिलिटी टू फ्लूइड है या इलेक्ट्रोलाइट है, इसका इंबैलेंस भी ज्यादा होता है किन में? ओल्डर एज में, और साथ में जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें। तो पॉइंट क्या लिखा है हमारे पास, देयर इज ऑल्सो इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इन ओल्डर एडल्ट ड्यू टू सम फिजियोलॉजिकल चेंजेस। जो ओल्डर एडल्ट में फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं उनकी वजह से क्या क्या है वो, लाइक लेस वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो जाता है बॉडी में ओल्डर एडल्ट में। थिनिंग ऑफ स्किन, स्किन भी ओल्डर एडल्ट की थिन होनी स्टार्ट हो जाती है, पतली होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद डिक्रीज रीनल फंक्शन, जैसे जैसे बूढ़े होते हैं वैसे वैसे रीनल फंक्शन भी डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाते हैं। और लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, जो सबक्यूटेनियस फैट होता है देखा होगा, जो बूढ़े होने स्टार्ट हो जाते हैं उनकी देखा चमड़ी आप एकदम इकट्ठी होनी स्टार्ट हो जाती है, जो उनके नीचे वाली सबक्यूटेनियस फैट है वो भी खत्म होनी स्टार्ट हो जाती है। एंड इंपेयरमेंट इनटू थर्स्ट मैकेनिज्म, और जो थर्स्ट है, वाटर इनटेक भी उनका बड़ा कम होता है, थर्स्ट मैकेनिज्म भी उनका कम हो जाता है। तो ये सारे ओवरऑल चीजें किसके लिए थी? ये सारी ओल्डर एडल्ट के लिए। दैट मींस यहां पे अगर ऑप्शन में इन्फेंट के साथ में ओल्डर एडल्ट, यहां पे यंगर एडल्ट है ना, अगर ओल्डर एडल्ट होता तो यहां पे आप दुविधा बन सकती थी। तो अगर ओल्डर एडल्ट यहां पे होता तो ओल्डर एडल्ट आंसर बन जाता, क्योंकि ओल्डर एडल्ट जो है मोस्ट रिलायबल आंसर बन जाता है, मोस्ट एक्यूरेट आंसर बन जाता है एज कंपेयर टू इन्फेंट के। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया थर्स्ट मैकेनिज्म। सो इन्फेंट एंड ओल्डर एडल्ट। बट एक चीज मैं आपको बताऊं, इतनी क्लोज कॉल कभी भी एग्जामिनर नहीं देता, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर बाद में जो है वो ऑब्जेक्शंस बन जाती हैं और ये क्वेश्चन कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस कम ही डालते हैं एग्जामिनर, कम क्या डालते ही नहीं है, वो गलती से डल गया तो डल गया, मतलब ये दो क्लोज आंसर्स, ठीक है। तो यहां पे आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो इन्फेंट एंड ओल्डर एडल्ट शुड मॉनिटर क्लोजली फॉर फ्लूइड इंबैलेंस। तो फ्लूइड इंबैलेंस से अगर आपको पूछा जाए तो कौन कौन फ्लूइड इंबैलेंस में हमको किन को क्लोजली मॉनिटर करेंगे? एक तो इन्फेंट्स को और साथ में ओल्डर एडल्ट्स को। हो गया ये क्वेश्चन भी, काफी इजी क्वेश्चन था, और भी कुछ पॉइंट्स थे वो आपको सारे पता चल गए। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ध्यान से इसको देखेंगे। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो ये बता रहा है कि मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज मोर क्रिटिकल इन चिल्ड्रन देन एडल्ट, बिकॉज ये कह रहा है कि फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस है ये ज्यादा क्रिटिकल है छोटे बच्चों में, चिल्ड्रंस में, एज कंपेयर टू एडल्ट। क्यों? ऐसा क्यों है? रीजन क्या है उसके पीछे? तो ये मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसका रीजन, इसके आंसर मुझे पता है कि आप ऑप्शन पढ़ोगे तो आंसर आपको एकदम से आ जाएगा, इजी सा इसका आंसर है। तो चलो एक एक को समझते हैं क्या लिखा है। देखो, सबसे पहला ऑप्शन लिखा है सेलुलर मेटाबॉलिज्म इज लेस स्टेबल देन इन एडल्ट। ये तो बिल्कुल गलत है। सेलुलर मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है बच्चों में, बच्चों का मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एडल्ट, ठीक है। तो ये गलत है। नेक्स्ट क्या है? प्रोपोर्शन ऑफ वाटर इन बॉडी इज लेस देन एडल्ट। अब देखो, इन्फेंट में ज्यादा होता है, चाइल्ड में ज्यादा होता है, ये भी बिल्कुल गलत है सर। अभी तो हमने पढ़ा कि इन्फेंट में 80% वाटर कंटेंट होता है। नेक्स्ट, रीनल फंक्शन इज इमेच्योर इन चाइल्ड बिलो 4 एज। ये कुछ हद तक हमको ठीक लग रहा है। अभी हम नेक्स्ट भी पढ़ेंगे, फिर आंसर पे पहुंचेंगे। तो नेक्स्ट क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रिक्वायरमेंट पर यूनिट ऑफ बॉडी वेट इज ग्रेटर देन इन एडल्ट। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? यहां तक बात क्लियर हो गई। बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है द एल्डरली इंडिविजुअल
इज एट ग्रेटर रिस्क फॉर डिहाइड्रेशन। अब ये बता रहा है जो एल्डरली इंडिविजुअल है वो ग्रेटर रिस्क होता है उसको डिहाइड्रेशन का देन मिडिल एज, जो उससे छोटा होगा, देन मिडिल एज एडल्ट। बिकॉज क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, और ये जितने भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना ये काफी ईजी होते हैं, यहां पे एलिमिनेट करना हमको ईजी होता है। बस फर्क इतना है कि आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या है? द एल्डरली हैव मोर मसल मास। जो एल्डर है उसके पास मोर मसल मास होगा, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। द एल्डरली ड्रिंक लिटिल फ्लूइड। अब ये है लेकिन ये एग्जैक्ट आंसर तो नहीं है, पढ़ते हैं आगे फिर समझते हैं। देयर बॉडीज आर ऑलमोस्ट 80% ऑफ वाटर। तो ऐसा होता है क्या? जो एल्डर इंडिविजुअल है वो एल्डर इंडिविजुअल जो है वो हाई रिस्क पे होता है डिहाइड्रेशन के मिडिल एज वाले से। एल्डर हो गया मतलब जो बूढ़ा एडल्ट है, ठीक है, और मिडिल एज वाला उससे कम। तो जितने कम एज होगी उसमें तो वाटर कंटेंट ज्यादा होगा, ठीक है। तो एल्डर में 80% तो नहीं होता है, सरासर गलत है। नेक्स्ट क्या है? कंपनसेटरी मैकेनिज्म वर्क लेस एफिशिएंटली। बिल्कुल, जब बंदा जो है एल्डर हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा एज में हो जाएगा, जो उसका कंपनसेटरी मैकेनिज्म है मतलब रीनल मैकेनिज्म जो है वो एफिशिएंटली उतना काम नहीं करता है। पीछे हमने रीजन पढ़ लिया, सबक्यूटेनियस टिश्यू कम हो जाता है, वो सब चीजें हमने पढ़ी थी। तो ये भी उतना ज्यादा मुझे समझाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कॉज ये पीछे ही एक्सप्लेन किया हुआ मैंने पीछे क्वेश्चन में। बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन अ patient the fluid balance is indicated by। अब एक पेशेंट है उसमें फ्लूइड बैलेंस कैसे इंडिकेट होता है? क्या क्या वो पैरामीटर्स हैं जिनको हम चेक करते हैं? तो मॉनिटरिंग ऑफ वेट, क्या हम वेट मॉनिटर करते हैं? एग्जैक्टली, याद रखना हम हमेशा पेशेंट का वेट चेक करते हैं जब भी फ्लूइड बैलेंस इम्बैलेंस या इडीमा वाला पेशेंट या रीनल डिस्फंक्शन वाला पेशेंट होता है ना, तो उसमें हम हमेशा उसका वेट चेक करते हैं, क्योंकि वेट से हमें उसके वाटर कंटेंट का पता चलता है कि जब वेट उसका कम होते जाएगा मतलब उसमें जो एडिमा कम हो रहा है, मतलब वाटर जो है वो कम होना स्टार्ट हो गया। तो ये तो बिल्कुल ठीक आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट उसकी जो फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट करेंगे, बिल्कुल करते हैं, उससे भी हमको पता चलता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम संकंड उसका आई देखते हैं, ड्राइनेस देखते हैं, माउथ ड्राइनेस देखते हैं ना, स्किन की ड्राइनेस देखते हैं, तो वो सारी चीजें देखते हैं, तो बिल्कुल ये भी आंसर आएगा। इनपुट आउटपुट चार्ट बिल्कुल सही, कितना वो वाटर इनटेक ले रहा है और कितना जो है फ्लूइड बाहर निकाल रहा है ये भी हम देखते हैं। तो मतलब इसका आंसर क्या है? सीधा सीधा ऑल ऑफ दी अबव इज द आंसर। इज इट क्लियर? यहां तक बात क्लियर है। बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये देखो इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया, और मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चन कहां पूछा गया था। ये पीजीआई चंडीगढ़ में क्वेश्चन आया हुआ है, क्लियर। तो देखो सेंट्रल लेवल के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, समझ आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन अ पेशेंट कैन बी इजीली असेस्ड बाय। अब ये फिर से सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस है वो हम पेशेंट में कैसे असेस करते हैं इजीली, कैसे हम देख सकते हैं? क्या उसके ब्लड प्रेशर से देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ब्लड प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है, फ्लूइड बैलेंस इस बैलेंस पे बिल्कुल पड़ता है। पल्स रेट से भी पता चलता है, यूरिन आउटपुट बिल्कुल पता चलता है। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, इसका भी आंसर आ जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था ये भी। बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एन एक्सेसिव वॉमिटिंग। देखो वॉमिटिंग से क्वेश्चन पूछ रहा है, ये कह रहा है कि वॉमिटिंग हो जाए या हेमरेज हो जाए, ब्लड का लॉस हो जाए, ठीक है, हेमरेज की वजह से ब्लड लॉस हो रहा है, लीड टू, इनकी वजह से क्या हो सकता है? देखो वॉमिटिंग से और इससे क्या होगा? सिंपल सी बात है यार, क्या फ्लूइड बढ़ेगा? क्या फ्लूइड ओवरलोड होगा? बिल्कुल नहीं यार, फ्लूइड तो कम हो जाएगा, ठीक है। क्या हाइपरवॉलीमिया हो जाएगा? हाइपरवॉलीमिया मतलब फ्लूइड का बढ़ना, ये भी नहीं होगा। क्या ओडिमा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो आंसर क्या आएगा इसका? हाइपोवॉलीमिया। हाइपो मींस कम, वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम का कम होना, फ्लूइड का वॉल्यूम कम होना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। क्या यहां तक बात क्लियर हो गई? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, और इस क्वेश्चन से पहले हम इसका एक रैशनल पढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। एक पॉइंट आपको पता होगा तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के। तो चलो समझते हैं। हाइपोवॉलीमिया क्या हो गया? हाइपोवॉलीमिया हो गया फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, फ्लूइड का वॉल्यूम डेफिसिट होना, कम होना। या इसी को दूसरी तरह से कैसे पूछता है? और नेगेटिव फ्लूइड बैलेंस होगा, मींस कम हो रहा है फ्लूइड। और कैसे पूछेगा? या डिहाइड्रेशन। तो देखो तीन चीजें हैं आपके पास, क्लियर। इतने तीन तरह से पूछ सकता है। ये फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट करके पूछ सकता है, ठीक है, नेगेटिव फ्लूइड बैलेंस करके पूछ सकता है, या सीधा डिहाइड्रेशन पूछ सकता है। ये सारी चीजों को हम क्या, या हाइपोवॉलीमिया करके पूछ सकता है, ठीक है। इनका मतलब क्या है? मींस एन एबनॉर्मल डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड और ईसीएफ। सर्कुलेटिंग ब्लड कम हो गया, या ईसीएफ मींस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कम हो गया। अब ये ईसीएफ क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं, किस किस को हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं, कितना परसेंट होता है, हर एक चीज मैंने इस लेक्चर में आपको करवा दी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट मे बी कॉज्ड बाई। अब ये जो डिहाइड्रेशन, या जिसको हम हाइपोवॉलीमिया, या इसी को हम फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, या इसी को नेगेटिव फ्लूइड बैलेंस या डिहाइड्रेशन कहते हैं, ये किसकी वजह से हो सकती है? तो इट मे बी कॉज्ड बाई वॉमिटिंग। जब एक्सेसिव वॉमिटिंग होगी, आपने देखा होगा जब भी वॉमिटिंग होती है तो ओआरएस देते हैं, डायरिया होता है ओआरएस देते हैं। क्यों ओआरएस दिया जाता है? रीजन है डिहाइड्रेशन ना हो जाए, बॉडी में वाटर का, फ्लूइड का वॉल्यूम कम ना हो जाए, क्योंकि फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस डिसबैलेंस जब हो गया तो वहीं से तो सारी चीजें, मेटाबॉलिक एसिडोसिस वगैरह वो सब चीजों तो पनपती है ना। बॉडी का डिसबैलेंस, मेटाबॉलिज्म
डिस्टर्ब हो जाता है, पूरे बॉडी पे एक स्ट्रेस कंडीशन में चले जाती है हमारी बॉडी, है ना, तो नहीं मैनेज कर पाए तो ऑर्गन डैमेजेस हो सकते हैं। तो ऐसे यहीं से तो शुरुआत होती है सब चीजों की। इट में बी कॉज्ड बाय वॉमिटिंग, डायरिया, ठीक है, फ्रीक्वेंट स्टूल पास हो रहा है, लूज स्टूल पास हो रहा है ना, वाटर स्टूल पास हो रहा है, डायरिया, बर्न के केस में, ठीक है, तो बर्न के केस में भी डिहाइड्रेशन होती है, ठीक है। एक्सेसिव यूज ऑफ डायोरेटिक्स, जो हम डायोरेटिक्स का यूज करते हैं ज्यादा, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंटली फ्लूइड या यूरिनेशन होती है, अगर उनका एक्सेसिव यूज करेंगे उससे भी डिहाइड्रेशन होती है। एंड हेमरेज, हेमरेज से भी डिहाइड्रेशन होगी, क्योंकि जब हेमरेज हो जाएगा बॉडी से एकदम से न जाने कितना ब्लड लॉस हो जाएगा, इससे भी डिहाइड्रेशन, हाइपोवोलीमिया हो सकता है। तो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का था। देखो, जैसे कि आप ही स्टूडेंट्स की डिमांड पे मैंने थोड़ा सा तरीका चेंज किया है, जिसमें क्या है कि अब मैं जो आपके एमसीक्यू सीरीज है इसमें मैं मिक्स छोड़ के अब मैं सब्जेक्ट वाइज उठा रहा हूं। जैसे कि आपने पहला लेक्चर ओबीजी का देखा जिसमें मैंने वेजाइना वगैरह को पढ़ाया था, अब आज फंडामेंटल का देख रहे हो। ऐसे ही हम अब रोज अलग अलग सब्जेक्ट लाऊंगा और इनको धीरे धीरे करके इनके टॉपिक्स करके कोशिश करूंगा जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं सब्जेक्ट को लेके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्टली, वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करवा दूं। फिर से वही कि मैं आपको बता दूं कि व्हाट्सएप पे जुड़ जाएं। व्हाट्सएप पे लगभग अभी काफी अच्छी कम्युनिटी हो चुकी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जा रही है। हर दिन जो है क्वेश्चन आते हैं, अच्छे क्वेश्चन डालता हूँ मैं, जिसमें कि काफी बच्चे जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं, काफी स्टूडेंट जो है इंटरेक्ट करते हैं, बहुत जल्दी आंसर देते हैं। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी सिंसियरली अपनी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो मुझे कमेंट से पता चल जाता है। बहुत सारे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कंसिस्टेंटली जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड होती है तो उसको आधे घंटे 1 घंटे के अंदर ही उसको देख लेते हैं, है ना। और कमेंट्स भी आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स हमें बिल्कुल रुकने नहीं दे रहे हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट इस लेक्चर को, एमसीक्यू सीरीज को देख रहे हो, आपका जो इतना हमको सपोर्ट मिल रहा है उसकी वजह से अब हम आने वाले टाइम में और भी कुछ चीजें जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे एक मैं आपको बताऊं, एलएमआर सीरीज आने वाली है, बहुत जल्दी सरप्राइजेस आएंगे। एक एलएमआर लास्ट मिनट रिवीजन की कुछ वन लाइनर जो क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं, एक लाइन के जो क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर्स आते हैं, उनके ऊपर एक अलग से सीरीज बनने जा रही है, ठीक है। एलएमआर सीरीज वीक में उसमें भी 1-2 वीडियोस आएंगी, जिसमें छोटा सा वीडियो होगा, उसमें हाईलाइटेड पॉइंट्स होंगे वो। उसके बाद एक नर्सिंग जगत की सबसे बड़ी किताब जिसका नाम है पीआर यादव, ठीक है। ये पीआर यादव एक बुक है जिसमें कि जितने भी इंडिया में नर्सिंग एग्जाम होते हैं, नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जॉब वाले, वो सारे क्वेश्चन उसमें, सारे पीवाईक्यू, मतलब ऑल नर्सिंग के पीवाईक्यू, सभी पीवाईक्यू उस बुक में है। और बहुत जल्द इस ही सेम चैनल पे पीआर यादव की भी एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, जिसमें हम पूरी पीआर यादव बुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। सेम इसी चैनल पे पीआर यादव की भी प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी। और भी बहुत कुछ अपकमिंग है। बस इसी तरह से अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। आपकी जब तक नौकरी नहीं लगती है तब तक ये चैनल और उसके बाद भी ये चैनल आपके साथ रहेगा। प्लीज सपोर्ट करें, जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करें, नीडी स्टूडेंट्स तक हमारी वीडियो को पहुंचाएं। फर्क नहीं पड़ता कि कितने ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, एक भी बच्चा जो इस लेक्चर को देख के उसमें थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा नॉलेज आ रहा है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है और वो अपनी जॉब के नजदीक पहुंच रहा है, इतना ही हमको चाहिए और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस व्हाट्सएप के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि व्हाट्सएप कम्युनिटी में देखो, जैसे ही वीडियो अपलोड होता है उससे पहले ही या उसी टाइम पे व्हाट्सएप पे हम जल्दी से लिंक शेयर कर देते हैं, ताकि आप बिल्कुल अप टू डेट रहो। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस और भी टेस्ट सीरीज, मतलब सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिलती है। चैनल कैसे ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज इंस्टाग्राम पे हमको डायरेक्ट डीएम करो, हम आपको लिंक भेज देते हैं वहां पे। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दो, इस पे भी काफी प्यारे प्यारे नोट्स, शॉर्ट नोट्स हम डाल रहे हैं, शॉर्ट रील्स हम डाल रहे हैं मेडिकल के रिलेटेड, इसको भी फॉलो कर दो। और टेलीग्राम चैनल वो बच्चा ज्वाइन करे जिसको ये जो जितने भी लेक्चर्स होते हैं, इनकी जो स्लाइड्स वगैरह हैं, वो स्लाइड्स जो चाहिए होती हैं, उनके लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। सीधी सी बात है, आप हमारी कम्युनिटी के साथ 4 जगह पे जुड़े रहें, आपकी सिलेक्शन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। बस अपना प्रीशियस टाइम आप हमें दीजिए, आपका ड्रीम कॉलेज, आपकी ड्रीम जॉब हम आपको देंगे, हम आपको आपकी ड्रीम जॉब लेने के लिए मदद करेंगे। तो ये तीनों कम्युनिटी, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे तो आप अभी देख ही रहे हो, ये चारों कम्युनिटी पे हमारे साथ जुड़े रहें। अपकमिंग बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।